प्रश्न संख्या 1 हम लोग पढ़ेंगे। एक एजेंट को बर्खास्त किया जा सकता है तथा उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है अगर यह पाया जाए कि वह पहला विकल्प है बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। दूसरा विकल्प है आचार संहिता के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तीसरा विकल्प है नियुक्ति की शर्तों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। चौथा विकल्प है उपरोक्त तीनों में से कोई भी। तो इन चारों विकल्प में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो हम लोग प्रश्न को एक बार फिर से समझेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि एक एजेंट को बर्खास्त किया जा सकता है तथा उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि वह बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य कर रहा हो, या आचार संहिता के विरुद्ध कार्य कर रहा हो, या नियुक्ति की शर्तों के विरुद्ध कार्य कर रहा हो। इन तीनों जो पॉइंट है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये तीनों जो विकल्प है, इन तीनों विकल्पों के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है तो उस एजेंट को बर्खास्त किया जा सकता है तथा उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चौथा नंबर वाला विकल्प, उपरोक्त तीनों में से कोई भी। या चौथा नंबर विकल्प की जगह में यह भी लिखा जा सकता है कि उपयुक्त सभी। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से समझिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चौथा नंबर वाला विकल्प। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 हम लोग पढ़ेंगे। बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत एक परीक्षा संस्था किस परीक्षा का संचालन करती है? पहला विकल्प है एजेंटों के लिए भर्ती पूर्व परीक्षा। दूसरा विकल्प है भारतीय बीमा संस्थान के लिए लाइसेंसिएट की परीक्षा। तीसरा विकल्प है जीवन बीमा के एसोसिएट की परीक्षा। चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इन चारों विकल्प में से सही उत्तर क्या होगा, इसका चुनाव करना है। प्रश्न में कह रहा है कि बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत एक परीक्षा संस्था है, वो किस प्रकार के परीक्षा का संचालन करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर वाला विकल्प, एजेंटों के लिए भर्ती पूर्व परीक्षा। यानी कि एजेंट बनने के पहले जो परीक्षा होती है उस परीक्षा का संचालन करती है। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से समझिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर वाला विकल्प, एजेंटों के लिए भर्ती पूर्व परीक्षा, यानी कि भर्ती होने से पहले की परीक्षा। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 हम लोग पढ़ेंगे। अगर एक स्थापित अधिकारी एक व्यक्ति को बीमा एजेंट की नियुक्ति से मना करे तो उसे कितने दिनों के अंदर उस व्यक्ति को इनकारी का कारण बताना पड़ेगा? पहला विकल्प है 30 दिन, दूसरा विकल्प है 21 दिन, तीसरा विकल्प है 15 दिन, चौथा विकल्प है 60 दिन। तो हम लोग एक बार प्रश्न को फिर से समझेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि अगर एक स्थापित अधिकारी, ठीक है, एक व्यक्ति को बीमा एजेंट की नियुक्ति से मना करे। एक अधिकारी है, वो किसी व्यक्ति को कह रहा है कि नहीं, आप बीमा एजेंट नहीं बन सकते हैं, तो उसे कितने दिनों के अंदर उस व्यक्ति को इनकारी का कारण बताना पड़ेगा? तो प्रश्न में कह रहा है कि वो स्थापित अधिकारी जो है कितने दिनों के भीतर उस व्यक्ति को इनकारी का कारण बताएगा कि आप बीमा एजेंट नहीं बन सकते हैं। आप इसको इस प्रकार से अपनी भाषा में समझिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर वाला विकल्प, 21 दिन। ठीक है, यानी कि 21 दिन के अंदर वो स्थापित अधिकारी उस व्यक्ति को इनकारी का कारण बताएगा कि आप बीमा एजेंट इस कारण से नहीं बन सकते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 हम लोग पढ़ेंगे। अगर एक आवेदक बीमा एजेंट बनने के लिए प्रस्तावित परीक्षा पास कर लेता है और एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है, तो ये प्रमाण पत्र किसी भी बीमा कंपनी के एजेंट बनने के लिए कितने दिनों तक वैध रहेगा? प्रश्न सरल है, आप समझ गए होंगे। इसका विकल्प हम पढ़ते हैं। पहला विकल्प है 60 दिन, दूसरा विकल्प है 90 दिन, तीसरा विकल्प है 180 दिन, चौथा विकल्प है 1 वर्ष या 12 महीना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 वर्ष के लिए वैध रहता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि ये प्रमाण पत्र किसी भी बीमा कंपनी के एजेंट बनने के लिए कितने दिनों तक वैध रहेगा? तो 1 वर्ष तक वैध रहेगा। ठीक है, यानी कि चौथा नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संख्या 5 हम लोग पढ़ेंगे कि एक बीमा एजेंट का नियोक्ता कौन होता है, यानी कि बीमा एजेंट की नियुक्ति कौन करता है? पहला विकल्प है भारत सरकार, दूसरा विकल्प है इरडा जिसको IRDA भी कहते हैं,
तीसरा विकल्प है बीमा कंपनी, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बीमा कंपनी। ठीक है, यानी कि तीसरा नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी कि बीमा कंपनी ही बीमा एजेंट को नियुक्त करती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से सही कथन का चुनाव करें। एक बीमा एजेंट यह करेगा। पहला विकल्प है बीमा कंपनी द्वारा बगैर नियुक्ति के बीमा कारोबार मांगना या प्राप्त करना। दूसरा विकल्प है प्रस्ताव फॉर्म में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के लिए प्रस्तावक को प्रलोभन देना। तीसरा विकल्प है प्रस्तावक द्वारा मांगे जाने पर बिक्री के लिए उपलब्ध बीमा उत्पाद के संबंध में कमीशन के पैमाने बताना। चौथा विकल्प है ऐसी दरों, लाभों, नियमों और शर्तों की पेशकश करना जो उसकी बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तावित दरों, लाभों, नियमों और शर्तों से अलग है। ठीक है, तो ये 4 विकल्प हो गया। हमें सही सेंटेंस का चुनाव करना है। प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से सही कथन का चुनाव करें। एक बीमा एजेंट यह करेगा, यानी कि इन चारों विकल्प में से बीमा एजेंट क्या करेगा। तीसरा नंबर का जो विकल्प है प्रस्तावक द्वारा मांगे जाने पर बिक्री के लिए उपलब्ध बीमा उत्पाद के संबंध में कमीशन के पैमाने बताना, यही सेंटेंस सही है। ठीक है, सेंटेंस कह रहा है कि अगर आपका ग्राहक यानी कि प्रस्तावक जिसके पास आप गए हैं बीमा पॉलिसी बेचने के लिए, अगर वो आपसे कहता है कि आप जो ये सब प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसमें किस प्रोडक्ट में कितना कमीशन है आप हमें बताइए, तो नियमतः आपको उसे अपना कमीशन बताना होगा। सेंटेंस यही कह रहा है। ठीक है, तो तीसरा नंबर का जो विकल्प है प्रस्तावक द्वारा मांगे जाने पर बिक्री के लिए उपलब्ध बीमा उत्पाद के संबंध में कमीशन के पैमाने बताना, यही सेंटेंस सही है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर का विकल्प। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 हम लोग पढ़ेंगे। एक बीमा एजेंट को इस बात की अनुमति होती है। पहला विकल्प है किसी अन्य बीमा एजेंट द्वारा पेश किए गए किसी प्रस्ताव में हस्तक्षेप करना। दूसरा विकल्प है बीमा पॉलिसियां मांगने और प्राप्त करने के लिए बहुस्तरीय बिक्री का सहारा लेना। तीसरा विकल्प है किसी बीमा अनुबंध के तहत लाभार्थी से बीमा की आय का एक हिस्सा प्राप्त करना। चौथा विकल्प है बिक्री के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा लिया जाने वाला प्रीमियम बताना। तो इन चारों सेंटेंस में से सही सेंटेंस क्या होगा, हमें चुनाव करना है। तो पहले हम लोग एक बार प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि एक बीमा एजेंट को इस बात की अनुमति होती है, तो इन चारों सेंटेंस में से किसकी अनुमति होती है बीमा एजेंट को। तो चौथा नंबर का जो विकल्प है बिक्री के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा लिया जाने वाला प्रीमियम बताना, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको जितना भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे रखा है बेचने के लिए, उसके संबंध में किस प्रोडक्ट में कितना प्रीमियम लगता है ये आप बता सकते हैं, यानी कि इस बात की अनुमति बीमा एजेंट को होती है। तो वही सेंटेंस में लिखा गया है कि बिक्री के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा लिया जाने वाला प्रीमियम बताना, यानी कि किस प्रोडक्ट में बीमा कंपनी कितना प्रीमियम लेती है ये आप बता सकते हैं, यही सेंटेंस में कह रहा है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 से लेकर के प्रश्न संख्या 11 तक कुछ पॉइंट्स का जिक्र करेंगे। तो 8 नंबर का पॉइंट है भारतीय बीमा संस्थान IRDA द्वारा मंजूरी प्राप्त एकमात्र परीक्षा संस्था है। इस सेंटेंस को आप याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे। अगर आवेदक बीमा एजेंसी देने से इनकार करने को लेकर नामित अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह इस निर्णय की समीक्षा करने के लिए बीमा कंपनी के पास समीक्षा का आवेदन सबमिट कर सकता है। बीमा कंपनी समीक्षा के आवेदन पर विचार करेगी और आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपने अंतिम निर्णय की जानकारी देगी। सेंटेंस में कह रहा है कि एक आवेदक है जिन्होंने बीमा एजेंसी लेने के लिए कंपनी के पास आवेदन किया था। कंपनी के जो नामित अधिकारी हैं उसके आवेदन को किसी कारण से खारिज कर दिए। तो ये असंतुष्ट आवेदक जो है
इस निर्णय की समीक्षा करने के लिए कंपनी के पास एक समीक्षा का आवेदन सबमिट कर सकता है और बीमा कंपनी जो है समीक्षा के आवेदन पर विचार करेगी और आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपने अंतिम निर्णय की जानकारी देगी। तो इस सेंटेंस को आप याद रखिएगा ताकि इससे जुड़ा हुआ कोई और प्रश्न अगर दे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। पॉइंट्स नंबर 10 हम लोग पढ़ेंगे। बीमा कंपनियों के पास अपीली अधिकारी होते हैं। अपीली अधिकारी उसको कहते हैं कि जिसके पास अपील किया जाता है, ठीक है, जिन्हें बीमा कंपनी द्वारा किसी नियुक्त बीमा एजेंट से प्राप्त अपीलों और प्रतिनिधित्व पर विचार करने और उसका निपटारा करने के लिए अधिकृत किया जाता है। अगर किसी अपॉइंटमेंट को रद्द किया जाता है तो असंतुष्ट एजेंट ऐसे आदेश के 45 दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकता है। अपील प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अधिकारी इस मामले पर लिखित रूप में अपना निर्णय देगा। तो इस सेंटेंस में जो 45 दिन और 30 दिन का जो जिक्र किया गया है इसको आप याद रखिएगा ताकि इससे जुड़ा हुआ कोई और प्रश्न अगर आपको दे तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। सेंटेंस बिल्कुल ही सरल है, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जिक्र किया गया है कि एक समग्र बीमा एजेंट हम किसको कहेंगे, तो उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि एक समग्र बीमा अभिकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसकी नियुक्ति 2 या उससे अधिक बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा अभिकर्ता के रूप में इस शर्त के अधीन की गई हो कि वह एक जीवन बीमाकर्ता, एक साधारण बीमाकर्ता, एक स्वास्थ्य बीमाकर्ता और एकल श्रेणी बीमाकर्ताओं में से प्रत्येक श्रेणी में एक बीमाकर्ता से अधिक के लिए बीमा अभिकर्ता के रूप में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे। तो सेंटेंस में कह रहा है कि एक समग्र बीमा अभिकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसकी नियुक्ति 2 या उससे अधिक बीमाकर्ताओं द्वारा, ठीक है, बीमा अभिकर्ता के रूप में इस शर्त के अधीन की गई हो कि वह एक जीवन बीमाकर्ता यानी कि जीवन बीमा के एक ही कंपनी के साथ, एक साधारण बीमाकर्ता यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी के किसी एक ही कंपनी के साथ और एक स्वास्थ्य बीमाकर्ता यानी कि हेल्थ बीमा करने वाली किसी एक ही बीमा कंपनी के साथ, ठीक है, वो काम कर सकता है। अगर वो चाहे कि हम जीवन बीमा के 2 कंपनियों के साथ काम करें तो ऐसा संभव नहीं है। तो उसी को यहाँ सेंटेंस में लिखा गया है कि एकल श्रेणी बीमाकर्ताओं में से प्रत्येक श्रेणी में एक बीमाकर्ता से अधिक के लिए बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो इस सेंटेंस को हम अपनी भाषा में आपको ट्रांसलेट करके बता दिए। तो इस सेंटेंस को आप याद रखिएगा ताकि इससे जुड़ा हुआ कोई और प्रश्न अगर आए तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं।